हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम सेकेंड चैप्टर जो हमारा चलता आ रहा था उसी को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना की बात कर रहे हैं और परमाणु की संरचना में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। नाभिक के चारों ओर जो शेल होंगी उन शेल के अंदर सब शेल पाए जाएंगे और उन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होंगी और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में पाया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। वहीं पर हमने क्या बोला था, जो ऑर्बिटल्स होती हैं, लास्ट सेशन में किसकी बात हुई थी? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात हुई थी। यानी एक सेम एनर्जी लेवल पे क्या होती हैं जो ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, या एक सेम सब शेल के लिए आपकी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, सेम एनर्जी पर होती है। जहां पर आपने क्या कहा था कि जैसे आपके पास 3p है या 2p है, उसके लिए क्या होंगी? डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगी। और p के लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। अगर 2p है तो उसकी 3 बनेंगी, वो क्या होंगी? 2px, 2py और 2pz। वहीं पर 3p की बात करेंगे तो वो भी क्या होंगी? 3px, 3py और 3pz। 3 इस प्रकार उसकी भी ऑर्बिटल होंगी। ओके, इतना आपने वहां पर समझा था। साथ ही किसकी बात की थी? डी ऑर्बिटल की बात की थी। अब डी ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं? वहां पर भी आपको 5 टाइप की डी ऑर्बिटल्स मिल रही हैं। और अगर डी जनरेट ऑर्बिटल की बात आप कर रहे थे तो वो क्या हो जाएंगी? जैसे 3d, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है तभी डी ऑर्बिटल आपको वहां पर मिलती है। तो उसकी 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए अगर हम डी जनरेट ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 3d के लिए क्या हो जाएंगी? 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3d z स्क्वायर। ये 5 आपको क्या मिलेंगी? डी जनरेट ऑर्बिटल मिलेंगी। वहीं पर हमने क्या पढ़ा था कि जो p ऑर्बिटल्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो देने पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है या वो अपनी डीजेनरेसी को बरकरार रखते हैं। ओके, लेकिन जो आपका क्या होते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या आपके विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस केस में वो नॉन डीजेनरेट हो जाती हैं, यानी कि वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे चली जाती हैं। जहां पर आपने 3D की बात की थी तो EG और 2T2G में क्या हो रही थी? अलग अलग टूट रही थी। तो T2G में आपकी 3 ऑर्बिटल आई थी जो क्या कह रही थी कि हम कहां पर मिलते हैं? बिटवीन द एक्सिस मिलते हैं, जिसमें कि क्या क्या था आपका? जो आपका dxy, dyz और dzx, ये तीनों क्या होती हैं? बिटवीन द एक्सिस वाली ऑर्बिटल होती है, यानी एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। और वहीं अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें और dz स्क्वायर की बात करें तो वो अलोंग द एक्सिस होती है, यानी एक्सिस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्बिटल किस में आई थी? ईजी में आई थी। और बाकी की 3 ऑर्बिटल जो थी वो किस में आई थी? T2G में। तो इस प्रकार आपने डीजेनरेसी को देखा और हमने क्या पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर जो डी और एफ ऑर्बिटल है वो क्या हो जाते हैं? आपके नॉन डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी अब उनका जो एनर्जी लेवल होगा या जो एनर्जीज होंगी वो अलग अलग हो जाएगी। वहीं पर p ऑर्बिटल भी अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो उस केस में हो सकता है कि p ऑर्बिटल भी क्या हो जाए? नॉन डीजेनरेट हो जाए, यानी उनकी एनर्जीज अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो उस केस में वो डीजेनरेट ही रहती है। ऑर्बिटल की बात आ गई, इलेक्ट्रॉन की बात आ गई। अब बारी थी उन इलेक्ट्रॉन को उन ऑर्बिटर में फिल करने की और जिसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। तो यहाँ पे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, यानी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एनर्जी स्टेट में है, ऐसा बोहर ने बोला। फिर हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी स्टेट यानी शेल, किसी शेल में होगा, शेल के अंदर सब शेल है उसमें होगा, उन सब शेल में अलग अलग ऑर्बिटल्स पाई जाएंगी, उन ऑर्बिटल में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ठीक है, तो उसी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर जो ऑर्बिटल्स है वहां पर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स
टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो क्या कहा कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना, किसमें, एटम में जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों का, कुछ नियमों का पालन करना होगा। और उनमें से क्या क्या मेन है आपका, एक है पहला ऑफ-बाउ's प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द Pauli's exclusion principle, the Hund's rule of maximum multiplicity and the relative energies of the orbital. ओके, तो यानी क्या क्या चीजें हैं, एक यहाँ पर आप ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ऑफ-बाउ क्या है, आपका एक जर्मन वर्ड है, वहां से लिया गया है, किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ओके, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो पढ़ेंगे। साथ ही हंट्स या हुंट्स रूल पढ़ते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए। ओके, ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाना है किसी एटम के अंदर, या किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप निकालेंगे, वो सब इन रूल्स को पढ़ के आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, जल्दी से ये पॉइंट नोट करेंगे, फिर सबसे पहले पर जाते हैं, दैट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। चलिए, तो पहला प्रिंसिपल देखते हैं, ऑफ-बाउ's प्रिंसिपल। ओके, ऑफ-बाउ का नियम है। द वर्ड ऑफ-बाउ इन जर्मन मीन्स, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप यानी निर्माण करना, और किन चीजों का निर्माण करना, ऑर्बिटल की बात की जा रही है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ओके, तो उनका निर्माण करने की बात हो रही है। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल का निर्माण करना। द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन, और इन ऑर्बिटल में क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ रहे हैं, एटम था, उसमें आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हमने कहा एनर्जी स्टेट है वो, यानी कि शेल है, उस शेल के अंदर सब शेल होंगी एसपीडीएफ। उन एसपीडीएफ सब शेल के अंदर आपके ऑर्बिटल होंगे अलग अलग, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और आपको बताना है कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर फिल करेंगे, यही हमें इन नियमों के द्वारा पता लगेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ का नियम, जो कि एक जर्मन वर्ड ऑफ-बाउ से लिया गया है, दैट मीन्स बिल्डिंग अप, यानी कि निर्माण करना। और किसका निर्माण करना, ऑर्बिटलों का निर्माण हो रहा है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के। ओके, और ये प्रिंसिपल कहता क्या है, द प्रिंसिपल स्टेट्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। जब ग्राउंड स्टेट में एटम होगा, यानी उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी गई है, उसको एक्साइट नहीं किया है, नॉर्मल कंडीशन में जब वो है ग्राउंड स्टेट। ओके, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं, उनकी एनर्जी यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम। ओके, क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में किस प्रकार भरा जाएगा, उन कक्षकों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम। ओके, और ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम किसके, कक्षकों के। इसका मतलब क्या है कि यानी सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। समझ रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो तो किसमें भरोगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें भर देंगे, फिर उससे ज्यादा, थोड़ी ज्यादा एनर्जी जिसकी है फिर उसमें भरेंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी जिसकी है उसमें भरेंगे, उससे ज्यादा फिर जिसकी एनर्जी है उस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी किससे ज्यादा है। ऑर्बिटल आपकी क्या है, आपके पास सब शेल है, कौन कौन सी, एस है,
p है, d है, f है। 4 सब शेल हैं आपके पास। बात आती है ऑर्बिटल की। पहली शेल कौन सी होगी? 1 वाली होगी। 1 में आपकी कौन सी पाई जाती है? सिर्फ 1s पाई जाती है। जब n इज इक्वल टू 1 होता है, पहली जो शेल होती है उसके लिए सब शेल एक ही बनती है, s, जिसको आप 1s कहते हैं। जब दूसरी आती है उसके लिए आप क्या कहते हैं कि उसमें 2s भी आएगी और 2p भी आती है। 3 की बात करते हैं, इसमें 3s आएगी, 3p आएगी और 3d भी आएगी। 4 की बात करते हैं, इसमें क्या आएगा? 4s आएगी, 4p आएगी और 4d और 4f भी आएगी। इस तरह से आती हैं आपकी ऑर्बिटल्स। यही है ऑर्बिटल। क्या क्या हो गई? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ये सारी आपकी क्या है? ऑर्बिटल है। और इन ऑर्बिटल में आपने देखना है कि किसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इतनी जो ये ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल है 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 4p, 3d, 4p, 5d, 4d, 5d, 6d, ऐसे ही 4f, 5f, 6f। तो ये सारी क्या है? ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे? अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार उनमें कक्षकों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। अब आप कहेंगे हमें क्या पता इनमें से कौन सी कक्षा या कौन सी ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ओके, तो वो एनर्जी आप किससे कैलकुलेट करेंगे? n प्लस एल से कैलकुलेट करेंगे। ओके, n प्लस एल करके। n क्या है आपका? मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वहीं l क्या है? l इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप क्या करेंगे? किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि कौन सी ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है। जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले वो चीज आएगी जिसकी वैल्यू सबसे कम है और धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यही बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो वैसी एनर्जी सबसे पहले किस में भरी जाएगी? जिसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है, और इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जाएगा। तो अभी इनमें कैलकुलेट करना है कि किसकी एनर्जी सबसे कम है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? n प्लस एल करके। n प्लस एल, n क्या है आपका? मुख्य क्वांटम संख्या जिसे बोल रहे हैं। और l इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे बोल रहे हैं। और ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना समझ आ गया? अभी कैलकुलेट करते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 3d, 4d, इन सब के लिए। ओके, पहले एक बार जल्दी से ये नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमें क्या करना है? हमें n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है। n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? सारी ऑर्बिटल के लिए निकालनी है। हमें पता है n की वैल्यू क्या होती है? जो शेल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा या जिस शेल की वो सब शेल होगी, ऑर्बिटल होगी, वही आपके n की वैल्यू होती है। मतलब जो s के आगे लिखा हुआ है 1, s के आगे 2 लिखा है 2s, 2, 3s लिखा है 3, 4s लिखा है 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। वही मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू है। यानी n प्लस एल समझ आ गया? l क्या है अब आपका? एल है आपका जो हमेशा फिक्स है एस पी डी एफ के लिए। एस के लिए आपकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3।
और ये s की वैल्यू 0 1s में भी होगी, 2s में भी होगी, 3s, 4s, 5s, 6s, s की कोई भी ऑर्बिटल है किसी भी शेल की, उसके लिए l की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। बात कर रहे हैं p की, तो p की कोई सी भी ऑर्बिटल है, 2p की है, 3p की है, 4p की है, सबके लिए l की वैल्यू 1। d की कोई सी भी ऑर्बिटल है, 3d, 4d, 5d, l की वैल्यू 2। f, 4f, 5f, 6f कोई सी भी है, l की वैल्यू 3। क्लियर है? अब n प्लस l की वैल्यू पहली आएगी 1s। 1s क्या कह रही है? n कितना है? 1 है, ये है n। ओके, n है आपका 1 और l की वैल्यू s के लिए 0, तो कितना आ गया? 0 वैल्यू आ गई। बात करते हैं 2s की। 2s में n की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, प्लस s की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी, तो कितना आ गया? 2। ओके, देन 2 में और दूसरा क्या आएगा? 2p आएगा। 2, n की वैल्यू 2 है, n प्लस 1 l कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है। 2 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, तो कितना हो गया? 3। इसके बाद क्या आएगा? 3s। 3s में 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, देन 3p। 3p का मतलब है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। देन क्या आएगा आपका? 3 में और क्या आता है? d, 3d। तो 3d का मतलब क्या है? 3, n की वैल्यू तो 3 है इसके लिए, इसके आगे 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस l की वैल्यू d के लिए कितनी है? 2, तो 3 प्लस 2 5। ऐसे ही फिर 3d के बाद, 3 के बाद अब कौन सी शेल आएगी? 4, तो 4s इज इक्वल टू 4 प्लस s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू मतलब 0, तो ये 4 आ गया। ऐसे ही 4p का मतलब 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 4d दैट मीन्स 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और 4f यानी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कहीं कहीं पर आपका n प्लस l की वैल्यू सेम हो रही है। जहां पर n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाएगी वहां पर आप क्या देखेंगे? n की वैल्यू देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, जिसके लिए n का मान ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी की होगी। यानी बात कर रहे हैं 2p की और 3s की, दोनों के लिए सेम है 3 3। अब बात करेंगे इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? तो ज्यादा एनर्जी आपकी 3s की होगी। क्यों? क्योंकि 3s में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसकी n की वैल्यू ज्यादा है। n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये आपका ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। इतना क्लियर है? अब वाओ प्रिंसिपल के अनुसार। ओके, इसको एक बार नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। पहले किस में गया, फिर किस में गया? 1s में गया होगा ऑब्वियसली सबसे पहले, क्योंकि सबसे कम इसका है। देन 2s में गया, उसके बाद 2p में, देन 3s में, देन 3p में, देन 4s में, क्योंकि 4s में आपका 4 4 4 इक्वल है ना दोनों, तो 4, देन 3d में और 4p। ओके, इस तरह से आपका क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और हम अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस प्रकार हो रही है। यानी 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पहले 1s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे वो 2s में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचे आपके वो 2p में जाएंगे। वो किसके अनुसार होगा? जितना उनका एटॉमिक नंबर है, जितने उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी एटम में, ओके, उसके अनुसार। फिलहाल ये नोट कर लीजिए, n प्लस l की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी का पता चल रहा है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। और वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को फिल कराना है, इलेक्ट्रॉन को भेजना है उन कक्षकों में जिनकी ऊर्जा हमें पता है, क्योंकि हमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, कक्षकों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, the orbital are filled in, orbital are filled by electrons। ऑर्बिटल को फिल करना है और भरना किससे? इलेक्ट्रॉनों से भरना है। ठीक है, ये जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे।
चलिए, तो इस प्रकार ये देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ये सारी किसकी हैं? s सब शेल की ऑर्बिटल। आपको पता है शेल पहली वाली होगी जहां पर n की वैल्यू 1 होती है, वहां पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है जो कि 1s होती है, s की ऑर्बिटल होती है। बाद में हम 2 पे आते हैं, 2 पे आपकी 2 ऑर्बिटल आ जाती है, 2s और 2p। 3 की बात करते हैं जहां पर n की वैल्यू 3 होती है, उस पर दो ऑर्बिटल आ जाती है, 3s 3p और 3d। 4 की बात करेंगे जहां पर n इज इक्वल टू 4 होता है, उसके लिए 4 ऑर्बिटल आ जाती है, 4s 4p 4d और 4 ओके। वहीं पर 5 के लिए 5s 5p 5d 5s, 6 के लिए 6s 6p 6d 6s भी आता है, 7 के लिए 7s 7p 7d 7s, n के लिए 8s 8p 8d और 8f इस प्रकार से आते हैं ओके। यहाँ और भी ऑर्बिटल आती है। अब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरा जाएगा? हमने क्या बोला, ऊर्जा हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी कि कितनी कितनी n+l की वैल्यू आ रही थी, उसके अनुसार अब हम क्या करेंगे, उसके अनुसार हम अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, ये s के लिए है वैल्यू, ये p के लिए है, ये d के लिए है, ये f के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ है इलेक्ट्रॉन्स, ये भरे जाएंगे। जो सबसे कम ऊर्जा स्तर पर है वहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी 1s में इलेक्ट्रॉन आ गया, 1s फिल हो गई ऑर्बिटल सबसे पहली, उसके बाद फिर आपका 2s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी 1s के बाद जो हायर एनर्जी पे है वो 2s है। 2s के बाद आपका किस में गया, 2p में गया, देन 3s में गया, 3s के बाद 3p में गया, फिर 4s में गया, और 4s के बाद कहाँ गया, 3d में गया, 3d के बाद 4p में आया, 4p से 5s में आया है। और इस प्रकार अगर आप n+l की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा कि जैसे जैसे उनके ऊर्जा का क्रम बढ़ रहा है उसी क्रम में ये भरे जा रहे हैं। इस प्रकार 5s में आया, फिर ये गया 4d में, 4d से आपका आया 5p में, 5p से आया 6s में, 6s से ये जाएगा 4f में ओके, 4f से 5d, 5d से 6p, 6p से 7s, 7s से ये जाएगा 5f में, 5f से 6d, 6d से 7p, 7p से 8s। तो इस प्रकार ये इनकी एनर्जी यानी ऊर्जा का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है कक्षकों का। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन भरे गए जितने एक ऑर्बिटल में आएंगे, उसके बाद 2s में भरे जाएंगे, 2s के बाद 2p में भरे जाएंगे। 2p की कितनी ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz, तीनों में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद किस में आएंगे, 3s में आएंगे, s का एक ही ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए। फिर आएंगे 3p में ओके, 3s के बाद 3p, 3p की फिर 3 ऑर्बिटल, तीनों में इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएंगे, 4s, 4s का एक ऑर्बिटल, उसको भरेंगे। देन आएंगे 3d में, 3d में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल फिल करेंगे। देन आएंगे 4p में, 4p का 3 ऑर्बिटल, तीनों भरे जाएंगे। फिर 5s, 5s का एक ऑर्बिटल। देन इस तरह से आपका पूरा क्या चलेगा, अबाव का प्रिंसिपल चलेगा। समझ गए, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम देखना है और उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। जितने इलेक्ट्रॉन, अब सपोज आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किस में आ जाएंगे, 1s में ही आ जाएंगे दोनों। अगर आपके पास 4 है तो 1s 2s में आ जाएंगे, 5 है तो क्या करेंगे, 1s में भरेंगे, 2s में भरेंगे, फिर जो एक बचेगा उसको 2p में भर देंगे। समझ गए, इस प्रकार से आपके क्या भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं अबाव प्रिंसिपल के अनुसार। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। क्या कहा मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले 1s में भरे जाएंगे, फिर 4 हुए तो 2, जब आपकी 1s फिल हो गई तब वो 2s में गए 2, और जब 2s भी फिल हो गई, जब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो फिर किस में गए, 2p में गए। तो ये क्या कह रहा है कि पहले आपके जो लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल है, ठीक है, उनको पहले भरा जाएगा लोअर एनर्जी वालों का, और बाद में कहा जाएगा हाइयर एनर्जी पर आपका ऑर्बिटल जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल आर फील्ड इज एज फॉलो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d
5p 4f 5d 6p 7s। इस प्रकार से ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको दिख रहा है और इनमें भरा जाएगा। पहले 1s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी तभी 2s में जाएंगे। 2s कंप्लीटली फिल्ड हो गई इलेक्ट्रॉन से, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद 2p में गए, 2p में 3 ऑर्बिटल, तीनों जब फिल हो गई उसके बाद किस में जाएंगे, 3s में जाएंगे। समझ गए? चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे देखेंगे। तो ये आपका आफबाउ का क्या था, प्रिंसिपल था। आफबाउ प्रिंसिपल ने कहा कि एटम में ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है। आफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे, उन ऑर्बिटल के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। यानी जो कम एनर्जी का है उसको पहले भरेंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी का जो है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और ये इस प्रकार भरे जाएंगे कि जब पहली ऑर्बिटल जो लोएस्ट एनर्जी पे है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी, उसको पूरी तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उसमें भर दिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम जो है। ओके, ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन तो भरे जाने हैं, लेकिन इस नियम को वहां पर, इस सिद्धांत की वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, दिस इज गिवन बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वुल्फगैंग पाउली इन 1926। तो पाउली ने दिया था, पाउली साइंटिस्ट का नेम है, जैसे आफबाउ में मैंने कहा था वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, दैट इज अ जर्मन वर्ड। ओके, और यहाँ पर आपका क्या है, पाउली एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया और उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत का नाम पड़ा। 1926 में इन्होंने सिद्धांत दिया और ये क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी एक एटम में, ठीक है, एटम कोई सा भी होगा, उस एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की बात उन्होंने की। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप एटम में, कोई से भी 2, किसी भी शेल से उठा लीजिए, उन दोनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ओके, उन्होंने ये कहा, यानी किस किस की वैल्यू, आपकी n की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या, l की वैल्यू जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ml यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या जो आपकी है, और ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान किन्हीं भी 2 जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर्टिकुलर एटम में, किसी भी परमाणु में, उन चारों का मान कभी भी समान नहीं। ठीक है, और हो सकता है कि पहली 3 क्वांटम संख्याएं बराबर हों किसी एक ऑर्बिटल के लिए, लेकिन वहां पर उस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका स्पिन हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। इतना क्लियर है? तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही है, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु एटम में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन लीजिए, कि चारों क्वांटम संख्याएं के लिए, जो चारों क्वांटम संख्याएं मतलब उनका जो मान होगा वो समान नहीं हो सकता। ओके, चारों क्वांटम संख्याएं एक समान कभी नहीं होगी। तो यानी अगर 3 समान हो भी गई तो चौथी क्या होगी, अलग होगी। इतना समझ गए? Pauli exclusion principle can also be stated as only 2 electrons may exist in the same orbital. These electrons must have opposite spin. क्या कहा उन्होंने कि जो ऑर्बिटल है, कौन सी वाली, जैसे मैंने कहा 1s की ऑर्बिटल है, और s में आपने देखा था क्या, s के लिए l की वैल्यू 0 आई थी, और 0 ml की वैल्यू 0, एक ही वैल्यू आ रही थी, और उसके लिए हमने क्या बोला कि s के लिए एक ही ऑर्बिटल बनी। ठीक है, अगर बात करें 2p की, तो p के लिए 3 मान आ रहे थे आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए, l की वैल्यू कितनी थी, 1, और आपने क्या कहा था, -1 से लेकर +1 तक, तो -1 0 +1,
3 ऑर्बिटल बन रही थी p की, तो 2p के लिए 3 ऑर्बिटल, जो कि क्या होंगी, 3 एक्सिस पर होंगी, x, y और z एक्सिस पर, 2px, 2py और 2pz, 3 ऑर्बिटल हो रही है। तो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्या कह रहा है, एक तो उन्होंने कहा कि इनमें से आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, तो उनकी जो क्वांटम संख्याएं होंगी वो कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, 1 या 2 हो सकती है। अगर मैं इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखूं तो मैं क्या कहूंगी, इसके लिए n की वैल्यू 1, दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की तुलना कर रहे थे ना, n की वैल्यू कितनी है, 1 ही होगी, किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या की। बात करें s के लिए l की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो s के लिए कितनी होती है, 0। वहीं अगर बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो एक ही वैल्यू आती है, 0। और स्पिन क्वांटम संख्या पर जब हम आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ, यानी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो 3 क्वांटम संख्याएं तो समान आई, लेकिन जो चौथे सेट की बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो आपका ये प्रिंसिपल है, ये कहता है कि एक ऑर्बिटल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, तो इसीलिए मैंने एक को अपवर्ड डायरेक्शन दिखाया और दूसरा क्या हुआ, डाउनवर्ड। उसी प्रकार अगर 2p में बात करूं, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो भी क्या होंगे, एक ऑर्बिटल ये है 2px है सपोज, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन ऑपोजिट। 2py है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन ऑपोजिट। 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों का स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो पाउली ने एक तो बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन एटम में कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, उनके चारों क्वांटम संख्याएं देखो, वो कभी भी एक समान नहीं होंगी, चारों क्वांटम संख्याएं। दूसरा कि अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उन दोनों का चक्रण जो होगा वो क्या होगा, विपरीत चक्रण होगा, एक का अपवर्ड, दूसरे का क्या होगा, डाउनवर्ड। ओके, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इन द सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में, एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, और इन दोनों का विपरीत चक्रण होना चाहिए। केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। ओके, इस प्रकार तो ये अलाउड है। एक 1s की बात कर रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन क्या है, एक का अपवर्ड दिख रहा है, दूसरे का डाउनवर्ड, यानी विपरीत है, ऑपोजिट स्पिन है। इसकी बात करेंगे, दिस इज नॉट अलाउड, ये होगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो इतना होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दिस मीन्स दैट द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। हमने बोला, मैंने आपको 1s का केस दिखाया कि उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो समान हो सकती है, l की, n की मुख्य क्वांटम संख्या, l एजीमुथल क्वांटम संख्या, और ml यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये हो सकती है, बट मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो ऑपोजिट होगा, अलग अलग होगा और विपरीत होगा, ठीक है। This can be summed up as the maximum number of electron in the shell with principal quantum number n is equal to 2 into square of n, यानी 2n square। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में, यानी जिस कोश में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 2n स्क्वायर के बराबर होती है। तभी आपने क्या कहा, 1s के लिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 उसकी इंटू 2 और उसका स्क्वायर, n का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1s के लिए। तो इस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या n वाले जितना भी उसका क्वांटम नंबर होगा उसका आप स्क्वायर करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके बराबर होती है। ये किस में आया, आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आया। तो होपफुली आपको अफबाउ प्रिंसिपल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। इन दोनों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम में की ऑर्बिटल में फिल करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।